हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों जो पवन सीरीज से प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें आज ये दूसरी क्लास है। दोस्तों एक अति लघुत्तरीय प्रश्नों की क्लास हो चुकी है कल। तो दोस्तों आज जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें पहला प्रश्न है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। एक मिनट दोस्तों। तो रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों कि जो हम बोल कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और लिखित अभिव्यक्ति का लिख कर हम अपने विचारों को प्रकट करें तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है दोस्तों कि विचार। मैंने बताया अभिव्यक्ति का मतलब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार और मौखिक मतलब बोलकर। मौखिक का मतलब होता है बोलना। तो जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन भैया विचार विमर्श है, वार्तालाप है, वाद विवाद है, चर्चा परिचर्चा है, कविता पाठ है, भाषण है, व्याख्यान है, कहानी है, कथन है आदि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो इनमें सब में बिना बोले काम नहीं चल पाएगा। जैसे विचार विमर्श है, भाई दो लोग हैं आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो जब एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा उसके विचारों को अगला व्यक्ति सुनेगा। वार्तालाप बातचीत दो लोगों के माध्यम मौखिक अभिव्यक्ति। वाद विवाद भी दोस्तों किसी विषय पर कि भाई जैसे मान लीजिए जल प्रदूषण है या बाढ़ की समस्या है, वाद विवाद है। चर्चा परिचर्चा है, किसी मुख्य विषय पर चर्चा परिचर्चा। जैसे इस समय दोस्तों एनईपी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व अपना रखती है, तो इस पर चर्चा परिचर्चा हो रही। मान लीजिए कविता पाठ है दोस्तों, भाषण है, व्याख्यान है, कहानी है, कथन है। इनमें सब में दोस्तों बोलने के बिना काम नहीं चल पाएगा। तो यही है दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मैंने लिखित अभिव्यक्ति बताया जब व्यक्ति बोल कर ना अपने विचारों को प्रकट करके लिखित मतलब लिखने के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करे तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो इसमें साधन में क्या आ जाएगा भाई, सार लेखन है, पत्र लेखन है, निबंध है, आत्मकथा है, कहानी लेखन है, नाटक लेखन है, कविता लेखन है, संस्मरण है, लेखन विवरण है, आख्या लेखन। ये सब दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। इनमें बिना लिखे काम नहीं चल पाएगा, मतलब इसमें लिखना कंपलसरी है। तो दोस्तों ये हैं लिखित अभिव्यक्ति के साधन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अक्षर का अर्थ लिखिए। ये तो 2015 में आ चुका है क्वेश्चन कि अक्षर का अर्थ। जो नासवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। नासवान का मतलब आगे देखते हैं दोस्तों। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं। तो दोस्तों किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। अक्षर का अर्थ लिखिए। तो जो नासवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। मतलब जैसे क्षर है तो क्षर का मतलब नाश होना होता है, लेकिन आ लग गया तो भाई नाश नहीं होगा। तो वही कहा गया दोस्तों कि जो नाशवान ना हो। जब यहाँ पर आ लग गया दोस्तों तो नाश कैसे होगा, मतलब कैसे पर बिगड़ेगा शब्द। जब क्षर का मतलब होता है नाश होना लेकिन आ का मतलब नहीं होता। जैसे आ लग गया अक्षर, क्षर होता तो नाश होना। क्षर क्षरण, क्षरण का मतलब दोस्तों घटना, किसी चीज में कमी, क्षरण। तो किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। और वर्ण जब मिलते हैं तो दोस्तों शब्द बनता है, और शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनता है। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो अक्षर समूह का दूसरा अक्षर को ही वर्ण कहते हैं दोस्तों। अक्षर ये है जैसे भाई, फिर ये है छोटा बड़ा है, फिर छोटी है, ये है अक्षर। और जब ये मिल जाएंगे तो कहते हैं
वर्ड हो जाएगा, मतलब इनको अक्षर वर्ड कहते हैं। और ये जब मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आ है, बड़ा है, फिर माँ मिल गया, आम, तो ये हो गया शब्द। ये हो गया शब्द। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। और जो जैसे ये अलग है दोस्तों, आ है, छोटा है, फिर मतलब छोटा बड़ा है, फिर छोटी बड़ी है, तो ये है वर्ण। तो वर्ण समूह, वर्ण अक्षर समूह के दो वर्ग में विभक्त हैं। एक है स्वर, एक है व्यंजन। तो दोस्तों हिंदी में स्वर 11 होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। आगे में लिख तो बता भी देंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। तो भैया शब्द की व्याख्या कीजिए। तो मैंने अभी बताया दोस्तों, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर क्या परिभाषा होता है कि पीछे कल वाली क्लास में भी क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, कि भाई व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। बकवास परिभाषा है दोस्तों, इतनी कठिन परिभाषा कोई याद करने का मतलब नहीं है। भाई शब्द की व्याख्या कीजिए। इन्होंने जो इससे पहले परिभाषा बताई थी, बहुत अच्छी परिभाषा थी दोस्तों। दोस्तों अपने भावों और विचारों को जब हम प्रकट करते हैं किसी के सामने ध्वनियों या प्रतीकों के माध्यम से, तो यही है शब्द, या ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, ये कह सकते हैं। मतलब अपने विचारों को जब हम प्रकट करते हैं तो जिन ध्वनि या संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे शब्द कहते हैं। बस इतना याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? भैया शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा है वर्णात्मक शब्द। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। दोस्तों इनकी जो फुल मतलब सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, ये दोस्तों आज या कल वाली क्लास में मिलेंगे, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगली क्लास में जब पूरा सेम क्वेश्चन ही आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। अभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों आज। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए, उपसर्ग होता है दोस्तों, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो ये दोस्तों बहुत आता है दोस्तों, ये यूपी टेट, सी टेट, जैसे इस समय रीट है दोस्तों, मतलब जितने भी दोस्तों इस शिक्षा क्षेत्र में है, सी टेट है, यूपी टेट है, बिहार वाला टेट है और सुपर टेट है दोस्तों, इनमें सब में आता है दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय। इसके बिना दोस्तों बहुत मतलब एक आध क्वेश्चन आता ही है। अगर आप लोगों ने देखा भी होगा सी टेट क्वेश्चन, अगर फिल किया होगा फॉर्म इस बार देखे होंगे, उसमें भी दोस्तों हिंदी में उपसर्ग के क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे आपको, मतलब प्रीवियस ईयर में। और बाकी एक दो क्वेश्चन तो हर साल हर पेपर में आ रहे हैं दोस्तों। तो भैया उपसर्ग देख लेते हैं क्या होता है। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ये इतना कोई मतलब नहीं दोस्तों। किसी भी शब्द के आगे जब कोई अक्षर या शब्द अक्षर जुड़ जाता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे तो वही है उपसर्ग। जैसे क्षर था तभी दोस्तों, अब यहाँ पर क्षर का मतलब होता था नाश भैया, अब लेकिन यहाँ क्या जुड़ गया, आ, अक्षर हो गया, तो अक्षर हो गया पाँच टू। तो यही है दोस्तों, ये उपसर्ग इसमें क्या है, आ, यही है दोस्तों, अक्षर में आ उपसर्ग। जैसे मर है, फिर इसमें आ जुड़ गया, उपसर्ग ये है दोस्तों आ, तो ये अमर हो गया। फिर क्रमण है, फिर अति जुड़ गया, अति उपसर्ग है इसमें, तो अतिक्रमण हो गया। फिर दोस्तों नैतिक है और इसमें आ जुड़ गया छोटा, तो ये उपसर्ग है दोस्तों, अनैतिक हो गया। मतलब ये शब्द के आगे हमेशा जुड़ेगा दोस्तों। और प्रत्यय जो होता है, जैसे नैतिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, हालांकि आगे आएगा तो मैं बता दूंगा दोस्तों, अभी इसको देख लीजिए। न्यायालय है, आलय धन न्याय, न्याय उपसर्ग है दोस्तों, तो न्यायालय। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। प्रत्यय का अर्थ बताइए, आ ही गया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया शब्द के आखिरी में जो लगते हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ, और जब वो लगेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे अक्षर में आ लगा पूरा अर्थ बदल गया, मैंने उदाहरण और आपको इसमें दिया भी गया है। मर था, आ लग गया, अमर हो गया, पूरा अर्थ बदल गया। तो भाई और जैसे नैतिक है, इक लगा, नीति धनिक, तो दोस्तों जैसे इक लगा तो उसमें नैतिक हुआ तो उसका पूरा अर्थ बदल गया दोस्तों। तो यही है प्रत्यय, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाना, कड़वा हट।
नैतिक में इक लग जाना दोस्तों। तो ये है दोस्तों प्रत्यय। जैसे उपयोग है, उपयोगिता हो जाए दोस्तों। तो जो ता है इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों ता होगा, ता केवल। जैसे बहुत सारे उदाहरण दोस्तों। नैतिक है जैसे इक लगा, नैतिकता हो जाएगा तो ता प्रत्यय हो जाएगा नैतिकता में दोस्तों। फिर कर्मठता है दोस्तों। बहुत सारे शब्द हैं, जब आएंगे तो बता देंगे दोस्तों। वैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन भी होता है दोस्तों। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामासिक पद किसे कहते हैं। सामासिक पद किसे कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक, दोस्तों परिभाषा थोड़ा सा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है। कोई मतलब दोस्तों के मेल से, एक मिनट दोस्तों, के मेल से, के मेल से एक शब्द बनता है। परस्पर मिलकर, परस्पर तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जुड़े तो हो जाएगी। इससे और कठिन परिभाषा होती समझ में भी नहीं आता। तो दो या अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल को, मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, समासिक पद किसे कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, उसे ही समास कहते हैं। जैसे भैया चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, काम काज। काम काज भी हो जाएगा दोस्तों, काम काज। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। तो दोस्तों ये हैं समासिक पद। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया समास चार प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। द्विगु समास भी होता है दोस्तों। अब यहाँ पर चार ही प्रकार बताया गया है। द्विगु समास होता है। अब ये क्या होता है? जैसे द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे चौराहा, तिराहा। तो दोस्तों ये सब हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोस्तों बीच में जैसे दिन रात है, दिन रात, तो यहाँ पर जो बीच में हाइफन लग रहा है दोस्तों, ये हो गया उसका उदाहरण। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संज्ञा का अर्थ तथा भेद लिखिए, बताइए। संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति का जात, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जानते हो दोस्तों, जिनसे किसी वस्तु, स्थान और वस्तु है, स्थान है, जाति है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसमें भी दोस्तों संज्ञा में बहुत प्रकार होते हैं, तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? जैसे राम है, किसी का नाम है, मान लीजिए राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा पुरुष, दोस्तों पुरुष, पुरुष में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे दोस्तों रोना होता है दोस्तों, रोना, ये सब है भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो भैया संज्ञा अथवा कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि, ये सब दोस्तों सर्वनाम है। फिर है भैया सर्वनाम के प्रकार बताइए, 2021 में आया वो क्वेश्चन है। तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों, क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर, कौमा, रचना के आधार पर। तो दोस्तों क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, फिर कर्म के आधार पर तो नहीं होगा दोस्तों। फिर सकारात्मक क्रिया तथा कर्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। जैसे यहाँ पर रचना के आधार पर था, कर्म के आधार पर था, तो भाई रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। तो
संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता। सब दोस्तों बहुत अजीब परिभाषा लिखी, कोई मतलब नहीं सब। मैं बताता हूँ दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं, इसको आप याद रखिए, इसकी परिभाषा कोई मतलब नहीं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की भी विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और जो आपके ग्रुप्स बने हो दोस्तों उसमें शेयर कर दीजिएगा। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू। हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।